वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। तो इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट डेंगू, एक वायरस की कैटेगरी का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक। एंड ऑफ कोर्स ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है लाइक HIV, लाइक हेपेटाइटिस, ठीक है, और लाइक रेबीज, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो मोस्ट कॉमन, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन अरबो वायरस जो कि इंडिया में मिलता है और हम हर साल ऑलमोस्ट दिल्ली में सुनते हैं कि दिल्ली में काइंड ऑफ एक डेंगू का एक फिर से वेव जैसा आया है एंड इट अफेक्ट सो मच ऑफ पीपल अक्रॉस, मेनली अफेक्ट भी अर्बन सिटीज को करता है, ठीक है। नाउ कम टू वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसका जो फैमिली है, ये सब हमारा इंट्रोडक्टरी पोर्शन हो जाएगा जो हम लिख करके आएंगे। जो हमारा फैमिली है वो फ्लेविवाइरिडी है। इसमें सिंगल सेल RNA होता है। इसके 4 मेजर सीरोटाइप्स हैं। अभी नया एक 5वां भी डिस्कवर हुआ है, बट वैसे 1 to 4 सीरोटाइप्स होते हैं। डेन 1 से लेकर डेन 4 तक उसका नाम है। अब एक नया रिसेंट डेन 5 डिस्कवर हुआ है, पर इसको भी हम सीरोलॉजी में अभी तक चेक नहीं कर पा रहे, ठीक है। इसके अगर वेक्टर की बात करें तो मेनली एडीज एजिप्टी है जो कि दिन में काटती है, और एडीज एल्बोपिटिकस एक दूसरा, पिक्टस एक दूसरा, इसका नेम हम जान सकते हैं जो कि एडीज के ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ठीक है। बात करें पैथोजेनेसिस की, अच्छा हाँ, ट्रांसमिशन साइकिल में मेन और एडीज ये 2 इम्पॉर्टेंट जो ऑर्गेनिज्म है वो इन्वॉल्व होते हैं। अब जो पैथोजेनेसिस की बात करें तो इसमें एक प्राइमरी इन्फेक्शन होता है, एक सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है। प्राइमरी मतलब किसी को पहली बार हुआ, यस, पहला प्यार नहीं, पहली बार डेंगू, ठीक है। और सेकेंडरी इन्फेक्शन मतलब एक सीरोटाइप के साथ दूसरा सीरोटाइप को भी उसने पकड़ लिया, मतलब ज़्यादा सीवियर फॉर्म है। तो अगर किसी पेशेंट को एक बार हुआ है, मान लो हमको डेन 1 के सीरोटाइप से हुआ है पहले आपको, ठीक है, और अब आपको डेन 3 के सीरोटाइप से डेंगू अगर होता है तो दिस इज काइंड ऑफ सेकेंडरी इन्फेक्शन, ठीक। अब बात करें, इसमें 2 तरह के इन्फेक्शन जो है वो 2 तरह के एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। एक है न्यूट्रलाइजिंग, एक है नॉन न्यूट्रलाइजिंग। न्यूट्रलाइजिंग ज़्यादा, इसका नेचर प्रोटेक्टिव होता है और ये ज़्यादा अच्छा है क्योंकि देखो ये क्या करता है, जो इन्फेक्टिव सीरोटाइप है उसके लिए भी प्रोटेक्शन देता है, और जो बाकी नॉन इन्फेक्ट मतलब जिससे आपको इन्फेक्शन नहीं हुआ है तो नॉन इन्फेक्शियस सीरोटाइप के अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। वाइल जो नॉन न्यूट्रलाइजिंग है ये आपके पास पूरी लाइफ लॉन्ग रहेगा, पूरे लाइफ लॉन्ग, ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होता है इसका। बट ये सिर्फ उन सीरोटाइप्स के लिए बनेगा जो आपको, जिसका इन्फेक्शन नहीं हुआ। जैसे एग्जाम्पल, अगर आपको डेन 1 सीरोटाइप का इन्फेक्शन हुआ है तो जो नॉन न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी बनेगा वो डेन 2, डेन 3, डेन 4 और मोस्ट प्रोबेबली डेन 5 के लिए भी बन सकता है, ठीक है। वाइल न्यूट्रलाइजिंग क्या होता है, जो कि डेन 1 अगर आपको इन्फेक्शन हुआ है तो डेन 1 के लिए भी प्रोटेक्ट करेगा, और डेन 2, डेन 3, डेन 4 और आगे डेन 5 के लिए भी आपको जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है या एंटीबॉडी वो प्रोड्यूस करके रखेगा, ठीक है। ये होता है हमारे पास डेन 1 to 4। नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज क्लासिफिकेशन, क्लिनिकल क्लासिफिकेशन। तो डेंगू के 3 स्टेप्स होते हैं। डेंगू इज वेरी काइंड ऑफ डिवास्टेटिंग और ड्रेडेड डिसीज। एक तो आपको डेंगू फीवर होता है, एक होता है DHF डेंगू हेमरेजिक फीवर, और एक होता है DSS डेंगू शॉक सिंड्रोम, ठीक है। ये 3 अलग अलग ग्रेडिंग बोल लो या अलग अलग क्लिनिकल फीचर्स बोल लो, एंड इसीलिए डेंगू बहुत खतरनाक होता है बिकॉज इट इन्वॉल्व मल्टीपल क्लिनिकल फीचर्स। अगर किसी को डेंगू फीवर हुआ है तो बहुत तेज फीवर होगा, बहुत तेज, और बोन ब्रेकिंग फीवर बोलते हैं इसको, ब्रेक बोन फीवर, ठीक है। इसके अलावा मैक्यूलोपैपुलर रैश मिलेगा जो हमको टाइफाइड के केस में भी मिलता है, बट मैक्यूलोपैपुलर रैश हमको यहाँ पे भी मिल सकता है। फ्रंटल हेडेक हमको डेंगू के केस में देखने को मिलता है। मस्क्यूलर और जॉइंट पेन इन्वॉल्व करेगा, ठीक। इसके अलावा लिम्फेडिनोपैथी होगा, नोजिया, वोमिटिंग और लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख नहीं लगना, ठीक। तो ये हमको डेंगू फीवर में मिलेगा कि फीवर बहुत तेज होगा, हाई ग्रेड फीवर होता है, और इसको ब्रेक बोन फीवर के नाम से भी जानते हैं। मैक्यूलोपैपुलर रैश मिलेगा, फ्रंटल हेडेक होगा, मसल जॉइंट पेन होगा, लिम्फेडिनोपैथी होगा, नोजिया, वोमिटिंग, ये हमारे डेंगू फीवर की सिम्टम्स है। वाइल अगर हम डेंगू हेमरेजिक फीवर की बात करें जो कि इसका दूसरा क्लिनिकल क्लासिफिकेशन है, दैट इज एक तो हाई ग्रेड कॉन्टिन्यूस फीवर मिलेगा, हिपैटोमेगाली मिलेगा ही मिलेगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हमको मिलेगा। इसीलिए डेंगू में हम बहुत हद तक हमने देखा कि डेंगू में जो हमारा प्लेटलेट काउंट है वो बहुत कम हो जाता है। तो दैट इज मेनली इन डेंगू हेमरेजिक फीवर, जिसमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का लेवल 1 लाख के आसपास से भी कम हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हिमेटोक्रिट का वैल्यू बढ़ जाएगा, और नाक से, स्किन से बहुत फ्रीक्वेंट
ब्लीडिंग होने लगती है, सिंस हमारा प्लेटलेट जा चुका है, जा रहा है, ठीक है, कम हो रहा है, तो इसलिए तो ये होता है हमारा डेंगू हेमरेजिक फीवर के फीचर्स। वह तीसरा आता है DSS, डेंगू शॉक सिंड्रोम। ये सबसे ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इसमें डेंगू हेमरेजिक फीवर के फीचर तो मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके अलावा जो बचा कुचा रह गया ना कि काजल दी थोड़ी बहुत और कसर रह गई, उसको भी खत्म करते हैं। पल्स रैपिड हो जाएगा, वीक हो जाएगा। इसके अलावा पेशेंट को हाइपोटेंशन हो जाएगा, पूरा स्किन ठंडा हो जाएगा बिल्कुल तरह से, रेस्टलेसनेस फील होगा, और जो पल्स प्रेशर है वो भी 20 mmHg से कम हो जाएगा। सो दिस इज डेंगू शॉक सिंड्रोम। तो ये हमारे 3 क्लिनिकल क्लासिफिकेशन है। एक नॉर्मल डेंगू फीवर है जिसमें आपको फीवर मिलेगा, जॉइंट पेन मिलेगा, मेलेज मिलेगा, मैक्युलोपैपुलर रैश मिलेगा, फ्रंटल हेडेक मिलेगा, इसके अलावा नॉजिया वोमिटिंग जो कि हमको नॉर्मल इन्फेक्शंस में भी मिलता है। अब जब डेंगू हेमरेजिक फीवर होगा तो सबसे पहले आपको याद रखना है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया गया, हाई ग्रेड फीवर होगा, हिपैटोमेगैली होगा, और ब्लीडिंग हो सकता है नोज से, स्किन से, हिमेटोक्रिट का वैल्यू बढ़ जाएगा। और जब डेंगू शॉक सिंड्रोम होगा तो डेंगू हेमरेजिक के साथ साथ आपका पल्स जो है वो नैरो हो जाएगा ना, पल्स प्रेशर लेस देन 20 हो जाएगा। इसके अलावा आपको हाइपोटेंशन हो सकता है, कोल्ड स्किन को बिल्कुल ठंडा बढ़ जाता है, एंड बहुत ज्यादा रेस्टलेसनेस पेशेंट में फील होता है। और रेस्टलेसनेस इसलिए भी ताकि जो पेशेंट है उसकी बॉडी में जितनी भी चीजें होम्योस्टेसिस की तरफ रखे जाए, लेकिन वो मेंटेन नहीं हो पाता। अब एक WHO का क्लासिफिकेशन होता है जिसमें एक तो होता है डेंगू विदाउट और विद सीवियर साइंस, ठीक है, वार्निंग साइंस किया, अच्छा बहुत ही खतरे में जा रहा है पेशेंट, और एक होता है सीवियर डेंगू। ये 2 क्लासिफिकेशन हमको WHO बताती है, बट हम अगर ऊपर वाला क्लासिफिकेशन लिखते हैं दैट इज फार मच बेटर। अब बात करें अगर फैक्टर्स की, तो फैक्टर्स में हमारे पास सबसे पहले तो सीरोटाइप आता है। तो देखो S1 एंड S2 ये 2 काइंड ऑफ सीरोटाइप्स है, ठीक है। अब जो S2 है वो ज्यादा डेंजरस है, और दूसरा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि S1 फॉलोड बाय S2, और इसके बाद डेवलप होगा DHF एंड DSS। ये हमारे 2 सीरोटाइप्स हैं। एज यूजुअली 13 ईयर्स से कम के बच्चों में होता है ज्यादा प्रोन। ऐसा नहीं है कि हम में डेंगू नहीं हो सकता। मैंने तो अपने घर में जितने भी रिलेटिव्स जो दिल्ली में रहे हैं उनको बहुत फ्रीक्वेंटली डेंगू होते हुए देखा है, बट ये है कि 13 ईयर्स से कम वाले बच्चे प्रोन ज्यादा होते हैं डेंगू के लिए, ठीक है। तो ये हमारे डेंगू का क्लासिफिकेशन इस पेज में आपको याद रखना है। नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक, एपिडेमियोलॉजी। नॉट सो इम्पॉर्टेंट, आप इसको स्किप कर सकते हैं अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जल्दी टाइम नहीं है, बट इतना सुन लो एक बार कि जो ग्लोबल है, ग्लोबली अगर हम देखें तो ट्रॉपिकल कंट्रीज जो है वो ज्यादा रिस्क पे होता है। पहली चीज क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा जो हमारा मॉस्किटो है उसका फीडिंग घर बन जाता है। ऑलमोस्ट 50 मिलियन केसेस हर साल आते हैं, ठीक है। उसमें भी क्या 5 लाख केसेस खासकर बच्चे जाते हैं DHF में। इसके अलावा इंडिया में मोस्टली अर्बन सिटीज में देखने को मिलता है, और दिल्ली तो काइंड ऑफ इसका घर है, ठीक। एवरी ईयर लास्ट 10 साल की बात करें तो हर साल 1 लाख से ज्यादा लोगों को डेंगू हुआ है, जिसमें 200 से ज्यादा लोगों की सिर्फ डेंगू के वजह से डेथ हुई है, ठीक है। इसके अलावा डेन 1 डेन 2 काफी कॉमन सीरोटाइप्स हैं, और डेन 5 अभी तक मिला नहीं है हमको, ठीक है। बात करें आगे इसकी लैब डायग्नोसिस की, क्योंकि सिंस हम माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हमारे लैब डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट है। तो लैब डायग्नोसिस में एक आता है हम NS1 एंटीजन को डिटेक्ट करेंगे, ठीक है, और बाकी हम एंटीबॉडी को डिटेक्ट करेंगे। अब NS1 एंटीजन को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास 2 चीजें हैं, एक है ELISA और एक है रैपिड एंटीजन टेस्ट, RAT, रैपिड एंटीजन किट, या इसको ICT भी बोलते हैं। तो ये जो NS1 एंटीजन है ये हम डे 1 से लेकर डे 7 तक देख सकते हैं। मतलब अगर आज किसी को फीवर हुआ है तो डे 7 तक अगर उसको डेंगू है, पता थोड़ा सा भी आइडिया है, तो उसको NS1 एंटीजन हमको दे देगा टेस्ट। और एंटीबॉडी डिटेक्शन टेस्ट जो होता है इसके फर्दर है प्राइमरी इन्फेक्शन, सेकेंडरी इन्फेक्शन, पास्ट इन्फेक्शन। ये हम मेनली IgM के बेसिस पे देख रहे होते हैं कि कैसे किसी को प्राइमरी इन्फेक्शन है तो क्या होगा, किसी को सेकेंडरी है तो क्या होगा, और किसी को पास्ट का हिस्ट्री है कि काजल दी मुझे 10 साल पहले डेंगू हुआ था तो वो उसमें क्या होगा। देखो जब प्राइमरी इन्फेक्शन होगा ना पेशेंट को, तो जो एंटीबॉडी का रिस्पॉन्स होगा वो स्लो होगा, सीधी सी बात है, न्यू उसकी मेमोरी नहीं बनी ना, तो एंटीबॉडी का रिस्पॉन्स स्लो होगा। इसमें IgM पहले आएगा ऑलमोस्ट 5वें दिन पे, ठीक है, और IgG जो है वो लगभग 3rd या 4th वीक, 2nd, 3rd, 4th वीक के बाद आएगा, ठीक। ये हमको बता देगा कि प्राइमरी इलनेस है।
प्राइमरी इन्फेक्शन है। वाइल इसी का ऑपोजिट काइंड ऑफ रिएक्शन तुम समझ सकते हो, ऑपोजिट रिएक्शन होता है ऑलमोस्ट व्हेन इट कम टू सेकेंडरी इन्फेक्शन। सेकेंडरी इन्फेक्शन में IgG बहुत ज्यादा बढ़ेगा और बहुत जल्दी बढ़ेगा, ठीक। वाइल अगर किसी को पास्ट इन्फेक्शन है तो IgG हमको मिल सकता है 60 सालों तक। 60 सालों तक अगर किसी को डेंगू हुआ है, 60 साल प्रीवियसली भी, तो IgG हम डिटेक्ट कर सकते हैं, पर सिम्टम्स नहीं होंगे क्योंकि सिम्टम्स तो रिलीफ हो चुके हैं, बट हमको ये पता चल सकता है कि इसको पास्ट में डेंगू की हिस्ट्री है। अब दो चीज हमने पढ़ी, एक है रैपिड एंटीजन टेस्ट या रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट। इसका एक डिसएडवांटेज ये बोल सकते हैं कि इसकी सेंसिटिविटी कम है, इसकी स्पेसिफिसिटी बहुत कम है। तो अगर आपने ये कर भी लिया तो आपको एलिजा से कंफर्म करना ही पड़ेगा, ठीक। क्या करेगा ये, IgM और NS1 एंटीजन अवेलेबल है, इसके लिए पुअर सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी, और इसको कंफर्म करने की जरूरत हमको एलिजा से पड़ता ही पड़ता है। अब एक और तरीका होता है वायरल आइसोलेशन। सिंस हमको पता है कि वायरल को हम आइसोलेट करके ग्रो कर सकते हैं और डेंगू भी एक वायरल इन्फेक्शन है, तो इसको भी हम आइसोलेट करके, देखो वायरस को इनोकुलेट किया मॉस्किटो से और सेल लाइन में ग्रो कर दिया। ये हम कब तक कर सकते हैं, -1 मतलब सिम्टम के आने से एक दिन पहले से लेकर के सिम्टम के आने के 5 दिन तक। -1 मतलब जिस दिन आपको सिम्टम आया उससे एक दिन पहले, ठीक। मॉलिक्यूलर में हम RT-PCR करेंगे क्योंकि इसका हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो है सिंगल सेल RNA। फिर इसके अलावा वैक्सीन की बात करें तो इसका वैक्सीन होता है CYD-TDV। ये अलग, ये अलग, ऐसे याद करने में आसान हुआ। चिमेरिक येलो फीवर डेंगू लाइव अटेन्यूएटेड टेट्रावेलेंट डेंगू वैक्सीन। इसको याद रख लो, टेट्रावेलेंट डेंगू वैक्सीन, चिमेरिक येलो फीवर डेंगू लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन, ठीक है। तो ये है हमारा वैक्सीनेशन फॉर डेंगू। ऐसा कोई खास ट्रीटमेंट तो इसका अवेलेबल नहीं है, सिम्टोमेटिक रिलीफ रहता है एक फीचर, है ना। और ये वन ऑफ द मोस्ट काइंड ऑफ, दिल्ली के लिए अगर देखा जाए, जो भी इंसान दिल्ली से बिलोंग करता है उसके लिए तो बहुत ही कॉमन डिसीज है, जो कि हर साल हर 2 साल पे इंसान इसका एक्सपोजर मिलता ही मिलता है। रूरल एरियाज में थोड़ा कम होता है, और थोड़ा सा ये भी रिलेशन होता है कि जो स्टैग्नेंट वाटर है, जो पुअर हाइजीनिक प्लेसेस है, वहाँ पे सीधी सी बात है कि हमको मॉस्किटो को एक अच्छा खासा फीडिंग ग्राउंड, ब्रीडिंग ग्राउंड मिल जाता है, राइट। तो इसके कारण ये बहुत ज़्यादा ग्रो कर पाता है। वैसे भी दिल्ली वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ में जाना जाता है, तो ये एक रीज़न होता है कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा है। नहीं तो अर्बन सिटीज़ तो और भी ज़्यादा है, और भी अलग अलग जगह पे, लेकिन हाँ दिल्ली एक बहुत कॉमन ब्रीडिंग ग्राउंड है फॉर डेंगू। बट अभी हमको दिल्ली पे नहीं जाना है, अभी हमको जाना है कि जल्दी डेंगू के ऊपर माइक्रोबायोलॉजी में क्वेश्चन आ सकता है। हमारे में SAQ आया था और हमसे DEN 1 से लेकर DEN 4 तक के, मतलब ये सीरोटाइप्स पूछे थे। इसके अलावा इसका टेस्ट पूछा था, मतलब माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट, लैब डायग्नोसिस पूछा था। आपसे भी ये पूछ सकते हैं, क्लिनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डेंगू इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो बस आपको डेंगू में इतना ही करना है, और बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।